गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक डिस्कस करना था वो है स्टूडेंट टी टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट या इसे सिंपली टी टेस्ट भी कहते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हाइपोथेसिस जो हमने अपनी स्टडी के लिए बिल्ड की थी, चाहे वो नल हो या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि पहले के नोट्स में और लेक्चर्स में मैंने बता दिया है। तो टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक या प्राचल जांच है, और पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको नोट्स के माध्यम से पहले ही बता दिया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे टर्म्स और स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में डिटेल में जान लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्केल ऑफ मेज़रमेंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड इट्स टाइप एक्सेट्रा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ डेटा या आंकड़ा किसे कहते हैं। तो डेटा इज़ अ सेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर यूजफुल इन पर्टिकुलर पर्पज़ लाइक अ सर्वे और एन एनालिसिस। इसका मतलब ये हुआ कि आंकड़े या डेटा कुछ तथ्यों और राशियों या संख्याओं के समूह होते हैं जिनका उपयोग किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई टॉपिक दिया जाता है, तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस चाहिए। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। यही इन्फॉर्मेशंस आपको डेटा के रूप में कलेक्ट करनी होंगी। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की या चरों की, जिसको हिंदी में कहते हैं चर। तो अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड यूनिट ऑफ डेटा दैट मे बी असाइंड अ वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल डेटा की ही एक इकाई होती है जिसका कुछ वैल्यू असाइन की जाती है। वैल्यू असाइन का मतलब कि उसको कुछ मूल्य दिए जाते हैं। ये कोई विशेषता, नंबर या गुण हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, जिसको काउंट या मेज़र किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको कहा गया कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको प्रोजेक्ट का आपके टॉपिक रहेगा इफ़ेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ठीक है। तो आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसमें आपके पास मेनली दो वेरिएबल्स होंगे। इसमें पहले तो आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, लेकिन डेटा आप किस आधार पे कलेक्ट करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपके पास दो वेरिएबल्स हो गए। एक तो एजुकेशन लेवल ऑफ वुमेन और दूसरा है स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसमें कि एक जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ कि जो किसी दूसरे वेरिएबल या चर पे डिपेंडेंट ना हो। और दूसरा और वो इस प्रोजेक्ट में अगर आप कलेक्ट करेंगे वो वेरिएबल, तो वो आपका होगा एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और दूसरा वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में आपका स्टेटस ऑफ वुमेन हो गया कि वुमेन का जो स्टेटस है वो डिपेंड कर रहा है एजुकेशन पे, कि क्या एजुकेशन अच्छी होने से वुमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो आपका डेटा कलेक्ट करना है वुमेन के एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन उसके वेरिएबल्स जो आपके होंगे वो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसे दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे इफ़ेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन प्रोडक्शन। इसमें भी डेटा में दो वेरिएबल्स होंगे, एक अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन सर्टेन पीरियड और दूसरा होगा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो इसका जिस्ट यही है कि डेटा एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है जो कि विभिन्न वेरिएबल्स के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। डेटा एक सेट ऑफ वेरिएबल्स होगा, अर्थात वेरिएबल डेटा की ही नामित इकाई है या नेम्ड यूनिट होती है जिसे कि कुछ वैल्यूज सौंपी हुई होती हैं। अब आगे चलते हैं डेटा के प्रकार या टाइप। कहीं कहीं पे इसे वेरिएबल के प्रकार या टाइप भी कहते हैं। डेटा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो अब देखिए कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या है। तो क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी डिस्क्राइब बाय अ नंबर, ठीक है। ये नंबर के द्वारा इनका वर्णन किया जा सकता है, जिस पे कि हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, गणितीय आकलन इस पे आसानी से किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर
में एक नंबर होगा आपके पास, जैसे 26 डिग्री, 27 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है। हाइट हो गई तो हाइट भी कुछ ना कुछ नंबर लिए हुए होती है, जैसे 5 फीट 4 इंचेस, 6 फीट 2 इंचेस एक्सेट्रा। लेंथ हो गई, लेंथ भी आपकी 1 फीट 2 फीट 4 फीट ये हो जाएगी। एज हो गई, एज भी आपकी नंबर्स में ही काउंट होती है कि 10 साल का बच्चा है या 12 साल का है या 15 साल का है, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं जैसे फॉर अ पर्टिकुलर डे द नंबर ऑफ कार्स एंटरिंग अ कॉलेज कैंपस इज़ मेजर्ड, ठीक है। एक विशेष दिन में कॉलेज कैंपस के अंदर कितनी कार्स या कितने वाहन क्या हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो डेटा हुआ जिसमें काउंटेबिलिटी होती है वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है, ठीक है। अब आइए दूसरा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा डील्स विथ डिस्क्रिप्शंस। क्वालिटेटिव डेटा कैन बी ऑब्जर्व्ड बट नॉट मेजर्ड, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन देता है, कोई एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं देता है, कोई डिस्क्रिप्शन देगा, किसी की कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, कोई एट्रीब्यूट बताएगा, कोई विशेषता बता सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम नाप नहीं सकते हैं, इसका मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, या ब्यूटी ही हो गई, या अपीयरेंस हो गया, तो ये सारे जो एग्जांपल्स होंगे वो आपके क्वालिटेटिव डेटा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कलर, टेक्सचर, स्मेल, ये आपको क्या बता रहे हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे अगर एक क्लास का एग्जांपल लें और इससे हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वो किस प्रकार होगा। देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए कि सेमेस्टर 4 की क्लास है, ठीक है, तो उसमें से हमको क्वालिटेटिव डेटा भी एक्सट्रैक्ट करना है और क्वांटिटेटिव डेटा भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए क्वालिटेटिव डेटा ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा, आपकी क्लास में से क्वालिटेटिव डेटा जो निकलेगा वो आएगा स्टूडेंट्स, मतलब कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं। टोटल गर्ल्स इन द क्लास, टोटल गर्ल्स इन द क्लास, फिर है स्मार्ट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर यही चीज़ अगर हम देखेंगे क्वांटिटेटिव डेटा में के एग्जांपल से, तो उसको क्वांटिटी में किस तरीके से बदल पाएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास, कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। पहले क्वालिटेटिव डेटा में क्या था कि स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है। अब इसी को क्वांटिटेटिव डेटा में जब बदला तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर क्या है, ठीक है। 6 आर ऑब्टेन्ड ए ग्रेड, जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से 6 ने ए ग्रेड प्राप्त किया है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक नंबर हमने असाइन कर दिया। फिर क्या हो गया, 15 स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स, जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से 15 स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ क्वालिटेटिव डेटा एक कैरेक्टरिस्टिक बताता है, वहीं क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिक वैल्यू को बताते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डेटा के बाद अब स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट की बात करते हैं, जिनमें से 2 को पैरामीट्रिक टेस्ट में मेंशन किया गया था। स्केल ऑफ मेज़रमेंट जिनके बेसिस पे डेटा पॉइंट को डिफ़ाइन किया जाता है। पहले ये समझ लीजिए कि स्केल ऑफ मेज़रमेंट क्या है। स्केल ऑफ मेज़रमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे डेटा पॉइंट को डिफ़ाइन किया जाता है कि हमारा डेटा किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये डेटा बेसिस के डेटा पॉइंट को डिफ़ाइन करने का जो मेज़रमेंट स्केल होता है वो मेनली आपका 4 तरीके का होता है। पहला है नॉमिनल स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है इंटरवल स्केल और चौथा है रेशियो स्केल। ये जो स्केल्स का जो ऑर्डर है वो प्रिसाइजनेस के हिसाब से ये ऑर्डर में रखे गए हैं। जैसे कि नॉमिनल स्केल जो है वो लीस्ट प्रिसाइज है और रेशियो स्केल मोस्ट प्रिसाइज स्केल ऑफ मेज़रमेंट है, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहला स्केल ऑफ मेज़रमेंट, नॉमिनल स्केल।
नॉमिनल स्केल स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ कैटेगरी। नॉमिनल का मतलब किसी भी श्रेणी के नामकरण से होता है। नॉमिनल का मतलब आप किसी भी श्रेणी को, किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। अर्थात इस प्रकार के डेटा क्वालिटेटिव होते हैं। यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि वाटर सप्लाई से रिलेटेड सर्वे हमें करना है और हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा हम कुछ इस प्रकार से जनरेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने बना लिया, व्हाट आर द वाटर सोर्सेज इन योर हाउस। तो इसमें लोग जवाब देंगे, कुछ कहेंगे कि वेल, कुछ कहेंगे हैंड पंप, कुछ बोलेंगे सबमर्सिबल पंप, कुछ बोलेंगे म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। ठीक है, तो इन्होंने नाम बता दिए सिंपली। जो इनका आंसर था, जो डेटा हमको मिला, वो क्या हुआ, सिंपली नाम है, इसमें कोई नंबर नहीं है। इसके साथ हम बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, या बिल्कुल भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, फिर इट इज़ द लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेज़रमेंट। ये मेज़रमेंट का सबसे कम पावरफुल मेज़रमेंट का सबसे कम पावरफुल स्केल है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी इसमें नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर आर यूज्ड सिंपली अ लेबल्स फॉर ग्रुप्स और क्लासेस। वन कैन नॉट डू मच विथ नंबर्स। ठीक है, नंबर, इसमें भी नंबर, जैसे मान लीजिए जो हमने एग्जांपल आपको बताया कि आपके घर में वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, जैसे वेल हो गया, हैंड पंप हो गया, सबमर्सिबल पंप हो गया, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई हो गया। तो इसमें हम अपने मन से इसको नंबर दे सकते हैं कि वेल को 1 नंबर दे दिया, हैंड पंप को 2 दे दिया, सबमर्सिबल पंप को 3 दे दिया और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई को 4 दे दिया। लेकिन ये क्या है, हम अपने मन के मुताबिक दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमको इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है तो हमको कुछ ना कुछ नंबर चाहिए। ठीक है, लेकिन उन नंबरों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। चूँकि हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है, इस वजह से हमको नंबर चाहिए, इस वजह से हमने असाइन कर दिए। जितनी भी कैटेगरीज थी उसको हमने नंबर्स में असाइन कर दिया, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे क्रिकेट टीम होती है, इंडियन क्रिकेट टीम ही ले लीजिए, हर खिलाड़ी की टी शर्ट पे एक नंबर असाइन होता है, जिससे कि केवल उसकी काउंटिंग हो सकती है या उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। जो नंबर होता है टी शर्ट पे, उससे क्या होता है कि हम काउंट कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 12 नंबर का खिलाड़ी कौन है, 13 नंबर का खिलाड़ी कौन है और 8 नंबर का खिलाड़ी कौन है। ठीक है, मेरे टाइम में 12 नंबर का खिलाड़ी युवराज सिंह होता था, आज के टाइम में कौन है वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जिससे कि केवल उनकी काउंटिंग हो सकती है या उनका आइडेंटिफिकेशन, लेकिन कोई सेंसिबल इन्फॉर्मेशन या कैलकुलेशन नहीं हो सकता। उनके टी शर्ट्स के नंबर को लेके हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं लगा सकते, उसका मीन, मीडियन या मोड नहीं निकाल सकते, या उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉमिनल स्केल, जो कि नाम से या उसकी नेमिंग की जाती है, उसको नामित किया जाता है। जो भी आपके आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने पूछा व्हाट इज़ योर जेंडर। ठीक है, तो वो बताएगा मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई नंबर आपको पता चल रहा है नहीं, आपको क्या पता चल रहा है, एक क्वालिटी पता चल रही है कि एक मेल बंदा है और एक क्या है, फीमेल है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्केल ऑफ मेज़रमेंट में। दूसरा स्केल ऑफ मेज़रमेंट है ऑर्डिनल स्केल। विथ ऑर्डिनल स्केल द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट बट डिफरेंस बिटवीन ईच वन इज़ नॉट रियली नोन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डिनल स्केल में वैल्यूज़ या मूल्यों को ऑर्डर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। ये ऑर्डर कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट के लिए आपसे फीडबैक मांगा जाए तो इसके 5 संभावित उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आपसे किसी ने फीडबैक मांगा कि हाँ आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, तो आप
के 5 4 जो भी होंगे संभावित उत्तर हो सकते हैं, जैसे वेरी सेटिस्फाइड, वेरी अनसेटिस्फाइड, दूसरा हो गया समवॉट अनसेटिस्फाइड, तीसरा हो गया न्यूट्रल, चौथा हो गया समवॉट सेटिस्फाइड, पांचवा हो गया वेरी सेटिस्फाइड। इसमें हम डेटा को, अब इस एग्जांपल में आप देखिए, इसमें हम डेटा को अपनी लाइकनेस या पसंद के हिसाब से ऑर्डर में रख सकते हैं, लेकिन इनके बीच में कितना डिफरेंस है ये नहीं पता चल सकता। जैसे जो एग्जांपल में बताया गया, ऑर्डरिंग में पहले नंबर पर वेरी अनसेटिस्फाइड और 5वें नंबर पर वेरी सेटिस्फाइड है, लेकिन दोनों के सेटिस्फैक्शन में कितना अंतर है ये नहीं मेज़र किया जा सकता। बस हम क्या कर सकते हैं, इसकी ऑर्डरिंग को असाइन कर सकते हैं, इसका ऑर्डर असाइन कर सकते हैं। और एक और दूसरा उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे हाउ डू यू फील टुडे, ठीक है, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वेरी हैप्पी, हैप्पी, ओके, अनहैप्पी और वेरी अनहैप्पी, ठीक है। तो आपने खुशी के हिसाब से या मूड के हिसाब से ऑर्डर कर लिया ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है। ये कम से आप ज़्यादा की तरफ भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रैंकिंग कर रहे हैं। लेकिन वेरी हैप्पी और हैप्पी के बीच में हैप्पीनेस का कितनी हैप्पीनेस का अंतर है ये नहीं पता लगाया जा सकता। फिर है ऑर्डिनल स्केल ओनली परमिट द रैंकिंग ऑफ आइटम्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। ये रैंकिंग करता है हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट भी कर सकता है। ये पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। फिर है ऑर्डिनल मेजर्स हैव नो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एंड द रियल डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट रैंक्स मे नॉट बी इक्वल। समझ में आया कि ऑर्डिनल मेजर्स में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, और दो जो एडजेसेंट मतलब एक के बाद दूसरा जो रैंक होती है उनके बीच में वो भी इक्वल हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उनके बीच का जो डिफरेंस है ये भी ज़रूरी नहीं है। ये आप एक दूसरे एग्जांपल से समझिए। अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ठीक है, और उसमें 5 लड़कियां हैं और 2 जजेस हैं। इन 2 जजेस को जज करना है ब्यूटी ऑफ दीज 5 गर्ल्स, ठीक है। तो मान लीजिए लड़कियों को आपने ABCDE रख लिया, ठीक है। तो 2 और सबको पहले जज ने कुछ और नंबर दिया, A को, B को, C को, D को, E को। दूसरे जज ने के जो नंबर थे उनकी लाइकनेस के हिसाब से थे, ठीक है। तो दोनों जजेस अपनी लाइकनेस के हिसाब से नंबर देंगे। दैट मीन्स ऑर्डिनल मेजर्स हैव नो एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होती तो दोनों जजेस सेम नंबर देते, सेम लड़की को सेम नंबर देते। जो लड़की एक जज को ज़्यादा सुंदर लग रही है वही दूसरे को कम। इस कॉन्टेस्ट में दिए गए नंबर्स के ऑर्डर के हिसाब से ये तो पता लगता है कि A लड़की B लड़की से ज़्यादा सुंदर है, मगर कितनी, जैसे कितनी सुंदर है का मतलब क्या हुआ कि जैसे दुगनी सुंदर है, तिगनी सुंदर है या 4 गुनी सुंदर है, ये नहीं पता लग सकता। इसमें बस रैंकिंग की हेल्प से मीडियन का यूज़ होता है, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीन मीडियन मोड आपको याद है, अगर नहीं याद है तो एक बार और बता देती हूँ। मीडियन का होता है मतलब होता है मिड वैल्यू। तो इसमें रैंकिंग की हेल्प से, जैसे हमने रैंकिंग कर दी 1 2 3 4 5 और दूसरे जज की रैंकिंग कर दी 1 3 2 5 4, ठीक है। तो इसमें बस रैंकिंग की हेल्प से मीडियन का यूज़ होता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इन 5 में से जिस लड़की को 3 नंबर मिले हैं उससे ज़्यादा सुंदर 2 लड़कियां हैं और उससे कम सुंदर जो 2 लड़कियां हैं। तो क्या हुआ कि जिसको 3 नंबर आया है, जिस लड़की को 3 नंबर आया है, ये अगर मीडियन हमने निकाला तो उसका पोजिशनल एवरेज होगा, ठीक है। क्योंकि वो लड़की की जो ब्यूटी है वो जजेस के लाइकनेस के अकॉर्डिंग वो मिड में आ रही है। 2 लड़कियों को उससे ज़्यादा सुंदर माना जा रहा है और 2 लड़कियों को उससे कम सुंदर माना जा रहा है, लेकिन ये सुंदरता कितनी है इसका मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता है।
ऑर्डिनल स्केल में डिस्पर्शन मेज़र करने के लिए परसेंटाइल और क्वार्टाइल मेज़र्स का भी यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आपने मीडियन का इस्तेमाल कर लिया, और डिस्पर्शन अगर आपको देखना है, विसरण देखना है, तो उसके लिए आपको परसेंटाइल और क्वार्टाइल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका आया इंटरवल स्केल, ठीक है। इंटरवल स्केल तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केल है। तो इंटरवल स्केल्स आर न्यूमेरिक स्केल्स इन विच वी नो बोथ द ऑर्डर एंड एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है, इंटरवल स्केल क्या होता है, न्यूमेरिक स्केल होता है, ठीक है। इसमें नंबर्स होते हैं, कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं जो कि ऑर्डर भी बताते हैं, और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, दो वैल्यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी इंटरवल स्केल आपको बताएगा। ऑर्डिनल स्केल में क्या था कि ऑर्डर पता चल गया था, कम है, ज़्यादा है या मध्यम है, लेकिन उसके बीच का डिफरेंस हम नहीं मेज़र कर सकते थे। लेकिन इंटरवल स्केल हमारे हाथ में क्या दे देता है, डिफरेंस मेज़र करने का पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरवल स्केल का एग्ज़ाम्पल कुछ है, जैसे टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें होगा, इन दिस स्केल द वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ असाइंड आर्बिट्री, देयरफॉर वी कैनॉट टेक रेशियो ऑफ टू मेजरमेंट्स। आर्बिट्री का मतलब होता है कि मन मुताबिक, ठीक है। इसमें कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है। इंटरवल स्केल में कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है। इसमें हम ज़ीरो क्या करते हैं, अपने मन से असाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है तो उस चीज़ का आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स अगर हैं तो उनके बीच में आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो ना पता हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता, इसके अंदर हम ज़ीरो को कहीं भी अपनी चॉइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है तो दो मेज़रमेंट्स के बीच रेशियो निकाला ही नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझिए, ठीक है। यदि हम टाइम स्केल को लेते हैं तो 0 AM से 5 AM के बीच तथा 5 AM से 10 AM के बीच 5-5 घंटे का इंटरवल है, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 AM एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 AM का मतलब होता है रात के 12 बजे, यहाँ एब्सेंस ऑफ ज़ीरो नहीं है। इसी तरह अगर टेम्परेचर को देखें तो 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंटरवल है, और 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंटरवल है। लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कोई हीट ही नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यही है आपका एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है। एब्सोल्यूट ज़ीरो अगर होता तो उस एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि उस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर टाइम में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता तो 0 AM का मतलब ज़ीरो टाइम होता, कि मतलब कोई टाइम नहीं। और अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता तो इसका मतलब ये होता कि टेम्परेचर जो है आपका वो एब्सेंस है, उसका टेम्परेचर वहाँ पे कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम स्केल में भी 0 AM का मतलब हो जाता है आपका रात के 12 बजे, और यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर अगर आप ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, क्या पता चलता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे हीट है। क्योंकि हीट है तभी तो माइनस में भी हम जाते हैं। क्या माइनस के 0 के बाद माइनस का कोई टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है। एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होने की वजह से हम डिफरेंस तो निकाल लेते हैं, दो इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, लेकिन रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, इट डज़ नॉट हैव अ कैपेसिटी टू मेज़र द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक।
ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसके में कैपेसिटी नहीं होती है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, कोई भी गुण हो, उसको उसका एब्सेंस मेज़र करने की, जैसे कि टेम्परेचर का एब्सेंस हो गया, टाइम का एब्सेंस हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवल स्केल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो इंटरवल्स लिए हैं उनमें इक्वालिटी होती है, बराबर होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक डेटा पॉइंट से दूसरे के बीच बीच में 10 का इंटरवल है तो दूसरे से तीसरे के बीच में 50 का होगा। दोनों डेटा पॉइंट के बीच में हमेशा 10 का ही इंटरवल होना चाहिए, ठीक। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इन दिस स्केल ऑफ मेजरमेंट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ज़ीरो, सो विदाउट अ ज़ीरो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू compute ratio. It only give the information about space between the variables, ठीक है। ये हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया, लेकिन एग्जांपल से एक बार और समझ लीजिए। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के इंटरवल को देखा जाए तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हीट होगी उसकी दुगनी हीट का मतलब हम ये रेशियो निकाल रहे हैं, दुगना तिगुना, ठीक है। दुगनी हीट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, क्योंकि इसको ऐसे प्रूव किया जा सकता है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट स्केल पे देखें, फ़ारेनहाइट स्केल पे यूनिट क्या होगी, बदल जाएगी, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल पर देखें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हीट होगा वो फ़ारेनहाइट स्केल में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बराबर होता है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट होगी वो आपकी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बराबर होगी, जो कि रेशियो में नहीं है। अर्थात 20 डिग्री का टेम्परेचर 10 डिग्री के टेम्परेचर से दुगना नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया है, खाली इसका इंटरवल निकाल लिया है। इंटरवल स्केल इंटरवल बता दिया कि 10 डिग्री का अंतर है, लेकिन ये अंतर दुगना है, तिगुना है, 4 गुना है, मतलब रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो ये हम नहीं निकाल सकते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्रू ज़ीरो। अब आइए अंतिम और मोस्ट पावरफुल स्केल पे। तो अंतिम स्केल आपका है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल्स आर मोस्ट प्रिसाइज स्केल ऑफ डेटा मेजरमेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द ऑर्डर, दे टेल अस द एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स एंड दे ऑल्सो हैव एन एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे वॉल्यूम, एरिया, हाइट और लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो स्केल जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्केल है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में, क्योंकि ये हमें डेटा का ऑर्डर भी बताता है और दो वेरिएबल्स के बीच में या दो डेटा के बीच में कितना डिफरेंस है वो भी बताता है, और हम इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे वॉल्यूम, एरिया, हाइट और लेंथ। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। और इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर हम मनी का एग्जांपल लें तो यदि हमारे पास 100 और 50 रुपये हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपया 50 रुपये का दुगना है, अर्थात इसमें रेशियो निकला दुगने का। अब पहले वाले इंटरवल स्केल में देखिए ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं था, ज़ीरो का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही होगा। अगर आपके पास 0 रुपया है तो 0 रुपये का मतलब एब्सेंस ऑफ मनी है, आपके पास कोई पैसा नहीं है। हम 50 रुपये को ज़ीरो से काउंट कर सकते हैं, इसमें ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो या ट्रू ज़ीरो होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेंथ की बात अगर की जाए तो 10 इंच 5 इंच का दुगना है। ठीक है, हमने लेंथ का एग्जांपल लिया है 10 इंच और 5 इंच।
तो 10 इंच 5 इंच का दुगना है। हम क्यों कह सकते हैं कि ये दुगना है? क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि नो लेंथ। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो अगर 0 इंच है तो 0 इंच का मतलब हुआ कि वहाँ पे कोई लंबाई नहीं है। और उस ज़ीरो से फिर जब हम काउंट करना शुरू करते हैं तो हम क्या करेंगे, इंटरवल का भी पता चल जाता है कि 10 से 5 के बीच का इंटरवल कितना है, 5 है। और 5 क्या है और 10 क्या है, 5 का दुगना है। तो ये पावरफुल इसलिए हुआ है कि इसने डिफरेंस भी बता दिया दोनों के बीच में, जो भी आपके होंगे वेरिएबल्स उनके बीच में इसने डिफरेंस भी बता दिया। और उस डिफरेंस को आप मेज़र भी कर सकते हैं रेशियो से। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि रेशियो स्केल सबसे पावरफुल स्केल है जिसमें इंटरवल, ऑर्डर और रेशियो सभी चीज़ों का मेज़रमेंट किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है रेशियो स्केल्स प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ possibilities when it comes to statistical analysis. These variables can be meaningful, added, subtracted, multiplied, divided. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपको अर्थमेटिक पॉसिबिलिटीज़ देता है, आपको गणितीय आकलन की स्वतंत्रता देता है, जिसमें कि आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा सेंट्रल टेंडेंसीज़ जो मेज़र की जा सकती हैं वो हैं आपकी मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और एक चीज़ छूट गई थी पिछले इंटरवल स्केल में कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो मीन कैन बी यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ यूज टू मेज़र डिस्पर्शन। ठीक है, इंटरवल स्केल में मीन का इस्तेमाल होता है और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल प्रसरण या डिस्पर्शन देखने के लिए होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आज आपके चारों स्केल्स ख़त्म हो गए। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर का टॉपिक होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट टी टेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।